गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं विवेक गोयल आपके सामने फिर से हाजिर हूँ अपना क्लास 11th का अकाउंट का अगला टॉपिक लेकर के, जिसमें मैं अपने पिछले लेक्चर में आपको समझा रहा था कि थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मैंने आपको फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बताए, फंडामेंटल एजम्पशंस बताए, और उसके बाद मैंने आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग बताए। उसमें मैंने आपको 6 प्रिंसिपल्स बताए थे और टोटल 11 प्रिंसिपल्स होते हैं, मैंने आपको ये भी बताया था। तो बाकी के रिमेनिंग 5 प्रिंसिपल्स मॉडिफाइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो आपका 7वां नंबर का प्रिंसिपल है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। इसको हम लोग कॉस्ट कॉन्सेप्ट या कॉस्ट प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। ये अभी होता क्या है, जब भी किसी एसेट्स को परचेज किया जाता है, उसको परचेज करने से लेकर के उसको अपने यहाँ इंस्टॉल करने तक का, अपने फैक्ट्री में लगाने तक का जो भी खर्चा होगा, वो पूरा खर्चा, टोटल अमाउंट स्पेंडिंग ऑन एक्वायरिंग एंड फिक्सिंग एनी फिक्स्ड एसेट्स इन आवर प्रीमिसेस, तो जो पूरा खर्चा होगा वो पूरा खर्चा उस पर्टिकुलर एसेट्स की कॉस्ट मानी जाती है। और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के आधार पर पूरी कॉस्ट को ही एसेट्स के नाम पर दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने एक मशीन परचेज की दिल्ली से, उसको आपने ट्रांसपोर्ट किया, आपके यहाँ आई, उसको आपने इंस्टॉल कराया, तो कुछ एडिशनल खर्चे भी हुए, वो सभी एडिशनल खर्चे उस समय उसी मशीन की वैल्यू में जुड़ जाएंगे और टोटल मशीन कितने की पड़ी उसको अकाउंट्स बुक में दिखाया जाएगा। ये मतलब नहीं है, ये मैटर नहीं करता कि उसकी अभी की मार्केट वैल्यू क्या है। सभी प्रकार के फिक्स्ड एसेट्स को उनके कॉस्ट प्राइस पर ही दिखाया जाता है, न कि मार्केट प्राइस पर। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट स्टेट्स दैट ऑल द एसेट्स, especially fixed assets, are to be recorded in the books of accounts at the cost which is incurred for acquiring that assets, not at the market price. And year by year, with the passage of time, the depreciation will be charged from that asset, and that depreciation will be deducted year by year from the book value, and it is not charged on market value. So fixed assets are to be recorded only on cost price less depreciation. अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग, ये नाम से मालूम चलता है मैच कराना। अब किसको मैच कराना है, किससे मैच कराना है, तो वहां यहां पर आपको बता रहा हूं, a match all the revenue of the accounting period with the all expenses of the same accounting period to ascertain true and fair profit or loss of the firm। फर्म के सही प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के पर्पज से किसी एक अकाउंटिंग पीरियड की रेवेन्यू और उसी अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंस को आपस में मैच कराया जाता है, और मैच करा के देखते हैं कि आपका क्या बैलेंस बच रहा है। इफ रेवेन्यू इज मोर देन एक्सपेंसेस देन इट विल बी प्रॉफिट, इफ रेवेन्यू इज लेस देन एक्सपेंसेस देन इट विल बी लॉस। तो हम मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करके अपना ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, या कह सकते हैं इनकम स्टेटमेंट तैयार करते हैं और अपने प्रॉफिट लॉस की गणना करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डुअल एस्पेक्ट और ड्युअलिटी प्रिंसिपल। डुअल एस्पेक्ट, इसका मतलब दो पहलू। जैसे हम जानते हैं एक क्वाइन है, सिक्का है, उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक हेड और एक टेल। सेम उसी तरह से हर एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस के दो एस्पेक्ट होंगे, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। इसी को यहाँ पर ड्युअलिटी एस्पेक्ट के नाम से जाना जाता है। इट मींस each and every transaction and event have at least two aspects, one is debit and another one is credit. If in any transaction more than 2 points will be there, more than 1 points are debit and 1 credit, or 1 debit and more than 1 are credit, it also comes under duality aspect of accounting। and इस concept के आधार पर हम अपने एसेट्स और लायबिलिटी को भी देखते हैं। हमारे अकाउंटिंग लीनियर इक्वेशन बनती है अकाउंट्स में भी, दैट लीनियर इक्वेशन इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के आधार पर all the assets or property must be equal to
ऑल द इक्विटीज। हमारे टोटल एसेट्स टोटल इक्विटीज के बराबर होते हैं। तो टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल इक्विटी। इक्विटी को फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, ओनर्स इक्विटी एंड बारोड इक्विटी। ओनर्स इक्विटी मींस कैपिटल एंड बारोड इक्विटी मींस लायबिलिटी। सो ड्यूअलिटी एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग एक आपको और की जाती है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ड्यूअलिटी एस्पेक्ट को हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन एक्सेप्ट प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कराना। जब एक्चुअल ट्रांजैक्शन टेक प्लेस होता है तभी उसकी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दी जाती है, तभी उसका अस्तित्व आता है, और उसी समय इसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, न कि उसके फाइनल सेटलमेंट के बाद। ये आपका मैंने बताया था अपने पिछले लेक्चर में एक्रूअल कांसेप्ट पे, और एक्रूअल कांसेप्ट भी रियलाइजेशन कांसेप्ट के जैसे ही है। तो रियलाइजेशन कांसेप्ट एंड एक्रूअल कांसेप्ट बोथ आर सेम, बट a little difference is there. Realization concept is based on only revenue, means income. इनकम एस्पेक्ट को फोकस करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक सामान बेचा है इन द मंथ ऑफ दिसंबर, बट उसका पेमेंट जनवरी में मिल रहा है, तो दिसंबर में ही इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, और वो इनकम आपकी दिसंबर मंथ की काउंट की जाएगी, न कि जनवरी मंथ की, भले इसका पेमेंट आपको बाद में मिले। फिर आपका लास्ट पॉइंट आता है वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस प्रिंसिपल। वेरिफिएबल इट मींस वेरीफाई करना, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य, एविडेंस मींस सबूत साक्ष्य, प्रिंसिपल या कंसेप्ट सिद्धांत। अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम बताते हैं अकाउंट के मेन सिद्धांत ये भी है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस या इवेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे, ऑल द ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड with the help of its supporting document called bill, invoice और voucher। किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए इन द फॉर्म ऑफ वाउचर और बिल। इसी के साथ आपका अकाउंटिंग कन्वेंशंस या मॉडिफाइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंप्लीट होता है। अब मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड IFRS के बारे में, इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम के बारे में। जी धन्यवाद। आशा करता हूँ मैंने जो शॉर्ट में आपको बताया है बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपने पसंद किया, और लगातार आप मेरे वीडियो को इसी प्रकार से देखते रहिए ताकि मैं आपके सारे डाउट्स अकाउंट से संबंधित क्लियर कर सकूं। जी धन्यवाद।